वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम रिवाइज करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन मिनिमम 8 नंबर का इस चैप्टर में से आएगा ही आएगा, प्लस एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, तो 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप अप्रॉक्स वेटेज लेके चलिए इस चैप्टर का 8 to 16 मार्क्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अपन इस चार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने ये चार्ट टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड दिस चार्ट इनटू टोटल 6 पार्ट। पहला है अपना मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, दूसरा है अपना कैपिटल मार्केट थ्योरी। तो ये 2 पार्ट आपके चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपना भी अप्रॉक्स 75% ऑफ द टाइम जो स्पेंड होगा वो इन दोनों पार्ट पे ही होगा। बड़े भी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ये बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर कुछ छोटे पार्ट्स हैं थर्ड, जैसे कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी जो अपन देखेंगे। फिर अपने पास है शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, यानी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना एज पर शार्प्स। फिफ्थ अपने पास है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, और सिक्स्थ है अपने पास एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो ये टोटल 6 पार्ट है जो अपने चैप्टर में डिस्कस होंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। सबसे पहली चीज, इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये थ्योरी का पर्पस है टू एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये थ्योरी बोलती है कि जैसे जैसे आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे आपके पोर्टफोलियो की रिस्क डिक्रीज होगी। देखिए एग्जांपल समझिए, सपोज आपने अपना सारा पैसा एक स्टॉक में लगा रखा है, तो आपकी रिस्क सबसे मैक्सिमम है, बिकॉज पॉसिबल है कि वो कंपनी बंद हो जाए और आपका पूरा लॉस हो जाए। लेकिन सपोज कीजिए आपने अपना इन्वेस्टमेंट 2 स्टॉक्स में कर रखा है, तो देर आर लेस चांसेस कि दोनों कंपनी एक साथ बंद होगी, तो आपकी रिस्क थोड़ी कम हुई। इस तरीके से जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी रिस्क डिक्रीज होती जाएगी। तो ये थ्योरी बताती है कि डाइवर्सिफिकेशन के क्या बेनिफिट है। तो ये रिस्क रिडक्शन यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, वो डिपेंड करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। वो क्या होता है वो अभी अपन इसी पार्ट में देखेंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जितनी कोरिलेशन की वैल्यू कम होगी उतनी आपकी रिस्क कम होगी, जितनी कोरिलेशन की वैल्यू कम होगी उतनी आपकी रिस्क कम होगी, या मैं कह सकता हूं उतनी ज्यादा रिस्क रिड्यूस होगी। ये सिर्फ याद ध्यान रखिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में फर्स्ट पार्ट है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ स्टॉक। तो किसी स्टॉक का रिटर्न और रिस्क कैसे निकालते हैं? तो देखिए एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक समेशन x बाय n। x होगा आपके स्टॉक का रिटर्न इन पास्ट पीरियड। तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब आपके पास पास्ट डेटा दे रखा हो। सपोज आपके पास स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न दे रखे हैं, तो वो उसको अपन टर्म देंगे x, और उसका जो एवरेज होगा 5 साल का समेशन डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5। तो जो 5 साल का एवरेज होगा वो होगा आपके स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक और फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, समेशन px। ये तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई फ्यूचर डेटा है, आपने प्रिडिक्ट किया है कि स्टॉक का फ्यूचर में क्या रिटर्न हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो आप जब प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और सबका सम निकलेंगे, तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल शेयर का रिटर्न की ये चारों वैल्यू हो सकती है, और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी आपने दी है 0.2, 0.3 और 0.3। तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ये हो गया आपका x। तो जब आप ये px करेंगे ना, और इसका जो सम आएगा वो होगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक।
अब रिस्क क्या होती है स्टॉक की? रिस्क का मतलब होता है कि आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट कर सकता है, द डिग्री बाय विच द रिटर्न में फॉल शॉर्ट और में इंक्रीज बाय द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक। तो ऊपर इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और जिसका सिंबल है ये, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो आप किसी भी स्टॉक का रिस्क कैसे निकालेंगे? देखिए, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार, तो ये यहाँ पे है डिग्री ऑफ डेविएशन x माइनस एक्स बार, यानी रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना डेविएट कर रहा है। नाउ ये टर्म नेगेटिव भी हो सकता है, पॉसिबल है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू रिटर्न से ज्यादा हो किसी सिनेरियो में, इसलिए इसका स्क्वायर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, फिर इसका एवरेज लिया पूरे का, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। चूंकि अपन ने यहाँ पे स्क्वायर लिया था तो पूरे टर्म का अपन अंडर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो रिस्क कैसे निकालेंगे अपन किसी स्टॉक के? समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो ये वाला कब यूज करेंगे? जब आपके पास पास डेटा है। और एक और फॉर्मूला हो सकता है जब आपके पास फ्यूचरिस्टिक डेटा हो। सिमिलर अप्रोच जो अभी ऊपर ली थी, वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है सारे रिटर्न्स की, तो समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये होता है आपके स्टॉक का रिस्क, मतलब डिग्री बाय विच रिटर्न में वेरी। तो बहुत सिंपल है। फिर अपन सेकेंड टर्म पे आते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो मैंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के डिस्क्रिप्शन में टर्म यूज किया था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये कोरिलेशन जो है ना, वो डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन डिफाइन करता है दो वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है। सपोज अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है दोनों वेरिएबल पॉजिटिवली रिलेटेड है। यहाँ वेरिएबल क्या होंगे? आपके दो स्टॉक्स के रिटर्न। सपोज आपके पास स्टॉक x है और स्टॉक y है, तो इन दोनों रिटर्न का जो रिलेशनशिप होगा उसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो अगर r की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों स्टॉक के रिटर्न पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पे रिस्क आपकी रिड्यूस होगी? यहाँ पे आपकी कम रिस्क रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि आपके दोनों स्टॉक के डायरेक्शन सेम है। रिस्क रिड्यूस कब होती है? जब एक का डाउनफॉल दूसरे के अपसाइड से सेट ऑफ हो, तो यहाँ पे आपके रिस्क रिड्यूस होने के चांसेस कम है। अगर r की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों इनवर्सली रिलेटेड है वेरिएबल्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो यहाँ पे आपकी रिस्क ज्यादा रिड्यूस होगी। इसलिए मैंने वहां बोला था कि लोअर द वैल्यू ऑफ r लोअर द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। जितनी r की वैल्यू कम होगी उतनी आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क कम होगी। तो देखिए, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? r इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, दोनों स्टॉक्स का कोवेरियंस डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y, यानी रिस्क ऑफ स्टॉक x इंटू रिस्क ऑफ स्टॉक y। एक चीज ध्यान रखना, r की वैल्यू प्लस -1 से +1 की रेंज में होती है। r की वैल्यू -1 से +1 की रेंज में होती है। तो सपोज आपका r +1 है, मतलब दोनों स्टॉक परफेक्टली रिलेटेड है, परफेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो यहाँ पे तो आपकी रिस्क रिड्यूस ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना एक स्टॉक बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी बढ़ेगा, और सेम डाउनसाइड के केस में तो रिस्क रिड्यूस होने के चांस नहीं है। वहीं r की वैल्यू अगर माइनस हुई तो आपकी मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस हो जाएगी पोर्टफोलियो की। इवन आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां पे आपकी रिस्क 0 होगी। तो r की वैल्यू -1 से +1 की रेंज में होती है। जितनी कम होगी r की वैल्यू उतनी आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क कम होगी। तो देखिए, कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दो स्टॉक का? समेशन x माइनस एक्स बार, यानी x का रिटर्न डेविएशन इंटू y माइनस वाई बार, दोनों स्टॉक के रिटर्न के डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे।
तो ये वाला पास डेटा जब होता है तब, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। और एक और फॉर्मूला हो सकता है समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो ये फ्यूचरिस्टिक जब डेटा होता है तब। सी इस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। ये चैप्टर करते वक्त आपको स्टैट्स जैसी फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन वही प्लस पॉइंट भी है इस चैप्टर का। मतलब अगर आपको फॉर्मूलेज याद है और आप अगर उसको अप्लाई करना जानते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। तो आपको इस चैप्टर में एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। इवन दो मैं कोशिश करूँगा सारे कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाने की, पर आपको फॉर्मूलेज याद तो करने ही पड़ेंगे, वो बात तो मान के चलिए आप। तो ये है अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का, कि रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का। रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा पोर्टफोलियो का, सिंपल है, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक्स। सारे रिटर्न का वेटेड एवरेज, मतलब सपोज आपके पास 4 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, सबके रिटर्न है आपके पास, तो आप सबके रिटर्न की वैल्यू लिखेंगे। फिर इन सबका वेट देखेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या वेट है इन स्टॉक्स का। तो वेट कैसे निकालोगे, जो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इन दी पोर्टफोलियो, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लोगे, और ये जो सम आएगा ना, ये होगा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो ये सिंपल सा केस है। फिर आता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो अपन ने देखा था कि जैसे जैसे अपन नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज करते हैं पोर्टफोलियो में, अपनी रिस्क डिक्रीज होती जाती है। तो आपकी जो रिस्क होगी पोर्टफोलियो की, इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू, इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू होता है और रिस्क या तो कम होगी वेटेड एवरेज से या इक्वल्स टू होगी। अब यहां पे जो ये पोर्टफोलियो दे रखा है ना, तो ये आपको 2 स्टॉक और 3 स्टॉक पोर्टफोलियो लेके चलना है। वो आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो आप माइंड बना के चलिए कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में अगर रिस्क निकालने की आती है पोर्टफोलियो की, तो 2 स्टॉक या 3 स्टॉक पोर्टफोलियो ही देंगे। अगर इससे ज़्यादा स्टॉक का पोर्टफोलियो देते हैं तो एक और अप्रोच है रिस्क निकालने की, जो अपन आगे के पार्ट में देखेंगे, वो वाली यूज होगी। तो जब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में रिस्क निकालना है तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि 2 स्टॉक या 3 स्टॉक पोर्टफोलियो ही है, तो आपको फॉर्मूला रिमेंबर करने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए क्या होगी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, इट विल बी लेस देन और इक्वल्स टू वेटेड एवरेज। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर रूट वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ फर्स्ट स्टॉक, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ सेकेंड स्टॉक, फिर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ फर्स्ट इंटू वेट ऑफ सेकेंड स्टॉक इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी दोनों स्टॉक का कोवेरियंस। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई भी कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला देखिए ये वाला, तो इसमें कोवेरियंस की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे ये वाली चीज भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके फॉर्मूले में ये वाला टर्म नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर है दोनों में। ये वाला टर्म भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन थर्ड टर्म तो नेगेटिव हो सकता है अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड टर्म नेगेटिव हो सकता है। इसलिए आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आपकी रिस्क कम होगी। ये मैं पहली लाइन स्टार्ट किया था जब मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी अपन ने स्टार्ट की थी। तो इस इक्वेशन में देखो आप, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी आपकी पोर्टफोलियो की रिस्क कम होगी। तो देखिए 3 स्पेशल केसेस है, वो भी कवर कर लेते हैं। सपोज आर की वैल्यू +1 है, इसका मतलब है दोनों स्टॉक्स परफेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड है, मतलब दोनों स्टॉक में मूवमेंट सेम होगा, तो रिस्क रिड्यूस नहीं होगी।
तो आपकी रिस्क क्या होगी, वेटेड एवरेज ऑफ बोथ द स्टॉक्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ बोथ द स्टॉक्स, वेट ऑफ एक्स इंटू रिस्क ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू रिस्क ऑफ वाई। इसका डेरिवेशन भी एक बार देख लीजिए। ये फर्स्ट टर्म आपका इक्वेशन का, ये सेकेंड टर्म। फिर अगर आप का आर की वैल्यू +1 है तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू आर की वैल्यू +1 है तो कोई लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लेंगे, चलो ठीक है देखते हैं, प्लस रिस्क ऑफ एक्स इंटू रिस्क ऑफ वाई, ये वाला टर्म मैंने नीचे ले लिया। तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया आपका ए टर्म, ए स्क्वायर, एक्स का वेट इंटू रिस्क का पूरा स्क्वायर, ये हो गया आपका बी टर्म, और ये हो गया आपका 2 इंटू ए वेट ऑफ एक्स और रिस्क ऑफ एक्स ए इंटू बी। तो अगर आपको थोड़ी भी मैथ्स याद है 11th-12th की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और अगर इसका अंडर रूट है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आपका सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि अगर आर की वैल्यू +1 है तो रिस्क रिड्यूस नहीं होगी, रिस्क क्या होगी, वेटेड एवरेज ऑफ रिस्क ऑफ बोथ द स्टॉक्स। ये डेरिवेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है अपन ने देख लिया 2 मिनट में। सेकेंड स्पेशल केस है कि आर की वैल्यू -1 है, तो इस केस में आपकी मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस होगी, यहां तक कि आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। तो देखिए, अगर आर की वैल्यू -1 है तो आपके पोर्टफोलियो की रिस्क क्या होगी, वेट ऑफ एक्स इंटू रिस्क ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू रिस्क ऑफ वाई। तो आप रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कब बना सकते हैं, जब आपके स्टॉक का वेट क्या होगा, पहले स्टॉक का वेट होगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाला आंसर आता है कि सेकेंड स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन, और सेकेंड स्टॉक का वेट क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। तो इतनी चीज ध्यान रखिए कि अगर आर की वैल्यू -1 है तो मैक्सिमम रिस्क रिड्यूस होगी, इवन रिस्क फ्री पोर्टफोलियो भी अपन बना सकते हैं। उस केस में आपके स्टॉक्स के वेट क्या होंगे, पहले स्टॉक का वेट होगा, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तरीका है याद रखने का, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरे स्टॉक का वेट क्या होगा, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। तो ये सेकेंड स्पेशल केस है कोरिलेशन का। और थर्ड है कि अगर आर की वैल्यू 0 है, मतलब दोनों स्टॉक्स में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या होगी आपकी रिस्क पोर्टफोलियो की, सिंपल है, वही वाला टर्म लेके चलेंगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका बचेगा वेट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई। चलिए एक और देख लीजिए, रिस्क ऑफ 3 स्टॉक पोर्टफोलियो। अभी अपन ने सारे जो सिनेरियोज देखे वो 2 स्टॉक पोर्टफोलियो के थे, आप 3 स्टॉक पोर्टफोलियो की रिस्क कैसे निकालेंगे, तो देखिए रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पहले स्टॉक का वेट इंटू दूसरे स्टॉक इंटू वेरियंस ऑफ फर्स्ट स्टॉक, फिर वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी, 3 स्टॉक हैं ए बी और सी, फिर थर्ड स्टॉक का क्या होगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। तो फर्स्ट आप ए और बी का कोवेरियंस वाला इक्वेशन लेंगे, फिर बी और सी का, और फिर ए और सी का। तो ये 3 स्टॉक के पोर्टफोलियो की रिस्क है। तो ये 3 स्टॉक के पोर्टफोलियो की रिस्क है। फॉर्मूला सिंपल है, अगर रिस्क निकालने का है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हो सकता है आपको कोवेरियंस की वैल्यू नहीं दे, तो आपके पास रिस्क होती है हमेशा दोनों स्टॉक की, बी इंटू सी इंटू आप आर ले लोगे बी और सी का, कि दोनों स्टॉक्स में क्या कोरिलेशन है।
फिर फोर्थ पार्ट आता है अपना डिसीजन मेकिंग यूजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो आप रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करोगे। सपोज आपको कुछ स्टॉक्स दे रखे हैं और सारे स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रखा है, तो सिंपल है, आप वो स्टॉक्स चूज करोगे जिसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है। अगर आपको रिस्क दे रखी है तो आप वो स्टॉक चूज करोगे जिसकी रिस्क सबसे कम है। लेकिन अगर दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिस्क भी और रिटर्न भी, तो कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सिनेरियो कि रिस्क और रिटर्न के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैलकुलेट करोगे स्टॉक का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये डिफाइन करता है रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। आपके हर यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए आपका स्टॉक कितने रिस्क ले रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू 100। चलिए एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास दो स्टॉक है, एक का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.6 है और दूसरे का 0.8 है। तो मतलब क्या है कि पहला स्टॉक जो है वो 0.6 रिस्क ले रहा है फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ रिटर्न, और जो सेकेंड स्टॉक है वो 0.8 रिस्क ले रहा है फॉर एवरी परसेंटेज रिटर्न के लिए। तो आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, लोअर द बेटर। जिस स्टॉक का सीवी कम होगा वो स्टॉक आप चूज करेंगे। सेकेंड है, आपको रिस्क फ्री रेट भी दिया है इन दोनों के साथ। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, रिस्क दिया है और साथ में रिस्क फ्री रेट भी दिया है। तो उस केस में आप शार्प रेशियो कैलकुलेट करोगे। शार्प रेशियो ये डिफाइन करता है कंपनसेशन पर यूनिट ऑफ रिस्क या फिर एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट, यानी आपका स्टॉक कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ दैट स्टॉक, यानी हर रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग उल्टी होगी, हायर द बेटर, बिकॉज आप रिटर्न देख रहे हैं हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए, इसलिए जितना ज्यादा रिटर्न अपन उस स्टॉक को चूज करेंगे। और फर्स्ट केस में आप रिस्क देख रहे थे पर यूनिट ऑफ रिटर्न, इसलिए लोअर द बेटर। अगर थोड़ा और ध्यान रखने का तरीका चाहिए तो सोचिए, यहाँ पे आप रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपल, शार्प रेशियो मतलब रिटर्न के तरीके से सोचना है और सीवी मतलब रिस्क के तरीके से। तो अगर रिटर्न ज्यादा है तो स्टॉक अच्छा यानी हायर द बेटर, और रिस्क कम है तो स्टॉक अच्छा यानी लोअर द बेटर। थर्ड केस हो सकता है आपको कोई यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है, मतलब एक कोई फंक्शन दे रखा है। सपोज स्टॉक की यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस हाफ ऑफ रिस्क। तो इस केस में आप सारे स्टॉक्स की यूटिलिटी कैलकुलेट कर लोगे जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से, और जिसकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा आएगी वो वाला आप सिलेक्ट करोगे। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दोनों चीज दे रखी है। तो फर्स्ट, इन दोनों के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे, लोअर द बेटर आपका डिसीजन होगा। या अगर रिस्क फ्री रेट भी दे रखा है तो आप शार्प रेशियो कैलकुलेट करोगे और हायर द बेटर आपकी डिसीजनिंग होगी। और तीसरा, अगर यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है तो जिस स्टॉक की यूटिलिटी ज्यादा है वो स्टॉक को आप चूज करोगे। फिर आता है अपना मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो ऑफ टू स्टॉक्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, पर आपके पास जो चार्ट आएगा उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो ऑफ टू स्टॉक्स। तो अपन ने देखा कि अगर दो स्टॉक है और अगर आर की वैल्यू -1 है तो आप रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आर की वैल्यू -1 नहीं है, मतलब दोनों स्टॉक परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने स्टॉक्स का वेट रखेंगे पोर्टफोलियो में कि आपकी रिस्क मिनिमम हो। तो देखिए, आपके पहले स्टॉक का वेट क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई यानी दूसरे स्टॉक का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ फर्स्ट स्टॉक प्लस वेरिएंस ऑफ सेकेंड स्टॉक माइनस 2 कोवेरिएंस। तो आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस। पहले स्टॉक का वेट निकालना है तो दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस। यहाँ पे एक ही वेरिएंस था तो माइनस अपन ने एक ही कोवेरिएंस किया। फिर नीचे देखिए, दोनों का वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, तो यहाँ पे 2 का वेरिएंस है तो अपन माइनस करेंगे 2 कोवेरिएंस। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले को।
और सेकेंड स्टॉक का वेट कितना होगा 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। तो जब आपके पास 2 स्टॉक पोर्टफोलियो है और आपके स्टॉक्स के वेट ऐसे निकाले हैं आपने, तो आपके पोर्टफोलियो की रिस्क मिनिमम होगी। तो देखिए इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सिर्फ आपकी कहीं पे मिस्टेक हो सकती है तो फॉर्मूले में, इसलिए फॉर्मूला ध्यान से याद रखना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। रिस्क ऑफ एन इक्वली वेटेड, इक्वली मतलब जितने भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के, उसके सारे के वेट इक्वल हैं। इक्वली वेटेड एंड आइडेंटिकल स्टॉक्स पोर्टफोलियो, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, रिस्क ऑफ इक्वली वेटेड एंड आइडेंटिकल स्टॉक्स पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट इक्वल, सारे स्टॉक्स का वेट इक्वल है। सेकंड सारे स्टॉक्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब है सारे स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, रिस्क सेम है सारे स्टॉक्स की, और 2 स्टॉक के बीच में कोवेरिएशन सेम है। ये चीज ध्यान रखना, आइडेंटिकल स्टॉक से मतलब रिस्क भी सेम है, रिटर्न भी सेम है, और किसी 2 स्टॉक के बीच का कोवेरिएशन भी सेम है। तो आप रिस्क कैसे निकालोगे पोर्टफोलियो की? वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस। अब वेरिएंस कौन सा? एक ही वेरिएंस है सारे स्टॉक्स का, मतलब एक ही जैसा, तो वेरिएंस की वैल्यू माइनस कोवेरिएंस अपॉन नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो प्लस कोवेरिएंस। तो आपकी आ जाएगी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। चलिए मैं आपको एक फटाफट इसका डेरिवेशन भी बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। सपोज आपका 3 स्टॉक पोर्टफोलियो है, तो आपका रिस्क क्या होना चाहिए यहाँ पे, फिर डेरिवेशन देख लेंगे उसका। वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस अपॉन 3 प्लस कोवेरिएंस। अगर सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर होना चाहिए वेरिएंस प्लस 2 कोवेरिएंस बाय 3। अगर 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, इक्वली वेटेड और आइडेंटिकल है स्टॉक्स, तो ये होगा आपका रिस्क। देखिए 1 मिनट में प्रूफ देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आपके पास 3 स्टॉक पोर्टफोलियो है, सबका वेट इक्वल है, ये सब वेट इक्वल है, और सबका रिस्क भी इक्वल है, और जो कोवेरिएंस है बिटवीन एनी 2 स्टॉक्स वो भी सेम है। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 स्टॉक है तो ये अंडर रूट 1/3, वेट इक्वल है तो 1/3 स्क्वायर बाहर निकाल लिया। फिर यहाँ पे आएगा मेरा वेरिएंस, ए का, बी का और सी का, तीनों का सेम है, तो 3 बार वेरिएंस प्लस मेरा यहाँ पे आएगा 6 कोवेरिएंस, क्योंकि कोवेरिएंस सेम है तो ये वेट तो बाहर आ गए, तो 2 कोवेरिएंस प्लस 2 कोवेरिएंस प्लस 2 कोवेरिएंस बचा, यानी 6 कोवेरिएंस। देखिए फिर क्या होगा, फॉर्मूला आगे इज इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर इंटू 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आगा आपका वेरिएंस प्लस 2 कोवेरिएंस, तो ये 3 से स्क्वायर गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बचा, वेरिएंस प्लस 2 कोवेरिएंस अपॉन 3। ये सिर्फ एक प्रूफ है उस फॉर्मूले का, लेकिन आपको प्रूफ याद नहीं रखना है, पर मैंने कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है। इस चैप्टर में आपको प्रूफ्स याद नहीं रखने, अपन मैक्स नहीं कर रहे। अब डायरेक्ट आ जाइए, कैसे निकालेंगे रिस्क, वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस बाय एन प्लस कोवेरिएंस, ये होगी आपकी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। चलिए फिर आ जाइए नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज वेट्स ऑफ सिक्योरिटी। तो आप किसी भी स्टॉक का वेट कैसे निकालेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो उस स्टॉक में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है अपॉन टोटल ओन्ड फंड्स, यानी आपके टोटल फंड्स कितने हैं, तो ये ओन्ड फंड है। ये मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए लिया क्योंकि कंफ्यूजन तब होता है जब नेगेटिव वेट्स आ जाते हैं, तो सही है नेगेटिव वेट्स पॉसिबल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वेट्स पॉसिबल है 2 केस में। अगर आपने स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग कर रखी है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट कब होता है जब अपन बाय करते हैं, तो अगर आपने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है तो आपका नेगेटिव वेट आएगा स्टॉक का, या फिर अगर रिस्क फ्री बोरोइंग कर रखी है तो भी नेगेटिव वेट आएगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है,
मैंने 1 लाख रुपए बोरो किए और मैंने ए स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो मेरा वेट ऑफ ए कितना होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन टोटल ओन फंड्स तो मेरा एक ही था, तो इसका मेरा वेट हो गया 2। अब मेरा रिस्क फ्री बोरोइंग भी तो है, तो उसका वेट क्या होगा? अब मैंने बोरो किया है तो -1 अपॉन ओन्ड फंड्स, तो यहाँ पे आएगा मेरा -1। एक चीज ध्यान रखना, जब आप सारे स्टॉक्स का वेट ऐड करोगे तो ये हमेशा सम अप टू 1 होना चाहिए, सारे स्टॉक्स का वेट 1 होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए इस चार्ट में इसको यूज किया है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो आएगा वो ओन्ड फंड्स है, अगर बोरो कर रखे हैं तो वो आपका ओन्ड फंड्स नहीं है, इसलिए नेगेटिव वेट्स पॉसिबल है 2 केस में, आपने अगर शॉर्ट सेलिंग कर रखी है या फिर अगर बोरोइंग कर रखी है तो। और वेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज विल सम अप टू 1, हमेशा अपने एग्जाम्पल में देख लिए 1 आया है, सिंपल सा है एकदम। फिर आता है लास्ट पार्ट, नंबरिंग। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी स्पेलिंग की, जैसे कि मैंने कहा आपके पास करेक्ट होके आएगा, 2-3 मिस्टेक्स रह गई हैं शायद। एफिशिएंट फ्रंटियर, इसका मतलब है आपको एफिशिएंट और इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोर्टफोलियो एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। तो आप इसमें रिवर्स अप्रोच यूज करेंगे। रिवर्स का मतलब आप एफिशिएंट पोर्टफोलियो नहीं ढूंढेंगे, आप इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट है? तो देखिए, कोई भी पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट तब कहलाएगा जब आपके पास कोई और पोर्टफोलियो हो जिसका रिटर्न ज्यादा हो और रिस्क कम हो। अगर आपके पास कोई और पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न ज्यादा है और जिसकी रिस्क कम है तो आपका पोर्टफोलियो तो इनएफिशिएंट है। सेकेंड केस, अगर रिटर्न तो सेम है लेकिन रिस्क कम है तो भी आपका पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट हुआ, जिसकी रिस्क कम है वो वाला चूज करेंगे। थर्ड केस, अगर रिटर्न ज्यादा है और रिस्क सेम है, अगर कोई और पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न ज्यादा है सेम रिस्क के साथ, तो वो वाला पोर्टफोलियो एफिशिएंट हुआ, तो आपका पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट कहलाएगा। 3 कंडीशन है जब आपका पोर्टफोलियो इनएफिशिएंट हो सकता है कि अगर अनदर पोर्टफोलियो है आपके पास विथ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लोअर रिस्क, सेम रिटर्न एंड लोअर रिस्क, या फिर हायर रिटर्न एंड सेम रिस्क। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट पे, आपको 5-6 पोर्टफोलियो दे देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है। तो आप इनएफिशिएंट आइडेंटिफाई करेंगे और उनको एक्सक्लूड कर देंगे, तो आपके पास एफिशिएंट पोर्टफोलियो बचेंगे। तो ये है आपकी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। यहां जाके एक पार्ट अपने चार्ट का कवर होता है। फिर अपन आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज कैपिटल मार्केट थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट का आपके चैप्टर का। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है लाइंस ऑफ मार्केट। देखिए, ये जो वर्ड है ना लाइन, ये अपन तब यूज करते हैं जब आप किसी इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जब किसी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और आपके पास जो ग्राफ आता है ना वो एक लाइन शेप का ग्राफ होता है, तो अपन जनरली उस इक्वेशन में लाइन वर्ड यूज करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं लाइंस ऑफ मार्केट। देखिए, फर्स्ट है अपनी कैपिटल एलोकेशन लाइन। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। कैपिटल एलोकेशन वर्ड क्लियर है, आप अपना कैपिटल एलोकेट कर रहे हो, लेकिन कहाँ एलोकेट कर रहे हो? 2 टाइप की सिक्योरिटी में, एक है रिस्क फ्री सिक्योरिटी और एक है आपकी मार्केट सिक्योरिटी, जिसको अपन बोलते हैं मार्केट पोर्टफोलियो। आपने अपना कैपिटल 2 टाइप की सिक्योरिटीज में एलोकेट किया। आप अपना कैपिटल एलोकेट करके बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनाएंगे, मतलब किसी में इसका वेट हो जाएगा 0.8, इसका 0.2, कहीं पे 0.7, 0.3, इस तरीके से आप बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनाएंगे कैपिटल एलोकेट करके 2 टाइप की सिक्योरिटी में।
और जब इन पोर्टफोलियो का रिटर्न आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपको एक लाइन शेप का ग्राफ मिलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एलोकेशन लाइन। तो आप इस पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विल बी रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट, यानी मार्केट में पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न है, इसका मतलब है मार्केट में पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए कितना रिटर्न है, इनटू आपकी पोर्टफोलियो की कितने रिस्क है, RF प्लस RM माइनस RF अपॉन सिग्मा M इंटू सिग्मा P। तो देखिए अपन इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा टाइम का कांस्टेंट है, अपन सारी इक्वेशंस का डेरिवेशन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इक्वेशंस समझनी है, तो मैंने ब्रीफ दे दिया कि क्या होता है। अब ये जो पॉइंट नीचे लिखा है ना, ये ध्यान रखना कि आपको ये कब यूज करना है, जब आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा जाए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो एज पर कैपिटल एलोकेशन लाइन, वरना ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए। सेकंड होती है आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन, या फिर इसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, SFM के लगभग सारे चैप्टर में अपन ये यूज करते हैं, आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी इसको यूज किया है, तो आपको इसकी इक्वेशन तो बाय हार्ट होगी, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल डिफाइन करता है रिलेशनशिप किन दो चीजों में, आपके स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सिस्टमेटिक रिस्क मतलब मार्केट में जो रिस्क चल रही है वो, तो इन दो चीज का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। और ये सिस्टमेटिक रिस्क कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो आपका रिलेशनशिप आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न और बीटा का। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब मार्केट इक्विलिब्रियम में है। एज पर CAPM मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, यानी जितना आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड है उतना ही सिक्योरिटी पे रिटर्न रिक्वायर्ड भी है, मतलब उतना रिटर्न प्रोवाइडेड भी है। तो इक्वेशन होगी RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो जितना ज्यादा बीटा, जितना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा रिटर्न। सिंपल सा रिलेशन। ये वाली डिफॉल्ट इक्वेशन है, कहीं पे भी आपको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो। ये अपन सारे चैप्टर्स में देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं। थर्ड है अपनी कैरेक्टरिस्टिक लाइन, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट वाली चीज पे आते हैं, दैट इज टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम। अभी जस्ट मैंने बोला कि CAPM अज्यूम करता है कि मार्केट्स इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है स्टॉक का वही उसका रिक्वायर्ड रिटर्न भी है। लेकिन अगर मार्केट में टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम है, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नॉट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी आपको जितना रिटर्न चाहिए उतना स्टॉक में रिटर्न नहीं है, तो आप कैसे इसका यूज करेंगे मार्केट में? तो दो केस है कि स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है, मतलब स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आप शेयर बाय कर लेंगे। अगर रिटर्न ज्यादा दे रहा है स्टॉक तो शेयर बाय कर लो, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा है, मतलब स्टॉक का रिटर्न कम है, तो आप शेयर्स सेल कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप ये टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम करते हैं तब रिक्वायर्ड रिटर्न जो कैलकुलेट करोगे वो CAPM के हिसाब से होगा, यानी रिक्वायर्ड रिटर्न जो होगा वो होगा आपका RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको स्टॉक का देंगे तो आप दोनों कंपैरिजन करोगे और फिर डिसाइड करोगे स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब अगर रिटर्न ज्यादा है स्टॉक पे तो वो अंडर वैल्यूड कहलाता है, और कोई भी चीज अगर सस्ती है तो बाय कर लो, वही मैंने बताया था। और अगर रिक्वायर्ड रिटर्न ज्यादा है मतलब ओवर प्राइस्ड है, ये सॉरी यहाँ पे अंडर वैल्यू होता है, ये स्पेल में ये अंडर वैल्यूड है और यहाँ पे ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड है तो सेल कर दो।
यहाँ पे 2 नोट भी दिए हैं कि अगर आपको कहीं पे 2 रिस्क फ्री रेट मेंशन है तो आप एवरेज रिस्क फ्री रेट लोगे, और अगर आप प्राइस कैलकुलेट करते हो शेयर का एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन RE माइनस G। तो ये जो RE है ना, ये अपन कैलकुलेट करते हैं एज पर CAPM। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर, तो आपका उसमें CAPM की इक्वेशन यूज होगी पहले रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करने में, और फिर आप प्राइस निकालोगे, इसलिए ये मैंने नोट यहाँ मेंशन किया है। फिर आता है थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तो अपन ने देख लिया कि जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो कैप्चर्ड होती है अपनी बीटा से, लेकिन बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए बीटा का मतलब क्या है, टेक्निकल मीनिंग है इसका सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न टू मार्केट रिटर्न। सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक रिटर्न टू मार्केट रिटर्न। सपोज आपके स्टॉक का बीटा 2 है, इसका मतलब है कि अगर मार्केट में 1% चेंज होगा तो आपके स्टॉक में 2% चेंज होगा, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। अगर आपके स्टॉक का बीटा 2 है तो मार्केट में 1% चेंज तो आपके स्टॉक में 2% चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो x है ये आपका मार्केट रिटर्न है और ये जो y है ये आपका स्टॉक रिटर्न है। तो दोनों रिटर्न में क्या रिलेशन है, यानी कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आ जाएगा r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन वेरियंस ऑफ x। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, डिपेंडिंग आपके पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। बस एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर अप्लाई करो तो x का मतलब मार्केट रिटर्न है और y का मतलब स्टॉक रिटर्न या पोर्टफोलियो रिटर्न है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, ये ध्यान से देखो। अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी है तो उसका बीटा 0 होता है। सिक्योरिटी अगर रिस्क फ्री है तो कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं होगी, अगर कोई सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है तो बीटा 0। बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 1। मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब होता है इंडेक्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, ये ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट चेंजेस को, या फिर अपन इसी से देखते हैं कि मार्केट में चेंज कितना हो रहा है, तो इनका बीटा 1 होता है। बीटा ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 1। थर्ड, बीटा कैन बी नेगेटिव। आपके स्टॉक का बीटा नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब है सपोज अगर आपके स्टॉक का बीटा -2 है तो मार्केट में अगर 1% चेंज हो रहा है तो आपके स्टॉक में 2% चेंज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट 1% बढ़ा तो आपका स्टॉक 2% गिरेगा। तो ये है बीटा नेगेटिव। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक्स। सारे स्टॉक्स का बीटा निकाल लो, सारे स्टॉक्स का वेट निकाल लो और फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो और उसको ऐड कर दो। फिर एक और फॉर्मूला है बीटा का कैलकुलेट करने का, चेंज इन स्टॉक रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। इसको बोलते हैं रिवर्स अप्रोच। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बीटा 2 है तो इसका मतलब है स्टॉक में 2% चेंज और मार्केट में 1% चेंज। तो सपोज आपके पास बीटा की वैल्यू नहीं दी है, आपके पास ये 2 इंफॉर्मेशन दी है कि मार्केट में मार्केट में 1% चेंज हुआ और आपके स्टॉक में 2% चेंज हुआ, तो आप पता लगा सकते हैं आपके स्टॉक का बीटा कितना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कि भाई 2% स्टॉक में हुआ और 1% मार्केट में, तो मेरा स्टॉक का बीटा हो गया 2। इसको बोलते हैं रिवर्स अप्रोच टू कैलकुलेट द बीटा। रिस्क रिलेवेंट टू मार्केट का मतलब है बीटा निकालना। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट द रिस्क रिलेवेंट टू द मार्केट, यानी मार्केट की सेंसिटिविटी से रिलेटेड रिस्क निकालो, तो आपको बीटा कैलकुलेट करना है। वर्डिंग्स ध्यान रखना। अगर आपको डेप्थ और इक्विटी कैपिटल दोनों अलग अलग दिए हैं और दोनों का बीटा दिया है तो आपकी कंपनी का बीटा क्या होगा, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी पोर्शन प्लस बीटा ऑफ डेप्थ इंटू डेप्थ पोर्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बीटा से रिलेटेड। चलिए, यहाँ पे बीटा का पार्ट खत्म होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कैलकुलेट करने का, और आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि बीटा होता क्या एग्जैक्टली।
नेक्स्ट है अपना शार्प इंडेक्स मॉडल। तो जब अपन मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में रिस्क निकाल रहे थे पोर्टफोलियो की, तब मैंने बोला था कि वो 2 स्टॉक या 3 स्टॉक पोर्टफोलियो की रिस्क निकालने के लिए यूज होता है, और उससे ज़्यादा अगर स्टॉक्स दिए हो तो आपके पास एक और फॉर्मूला है रिस्क कैलकुलेट करने का, तो वो ये वाला फॉर्मूला है। आप शार्प इंडेक्स मॉडल से भी अपने स्टॉक या पोर्टफोलियो की रिस्क निकालते हो। यहाँ पे एक एडवांटेज और है, आप रिस्क का बाइफरकेशन भी निकाल सकते हो, यानी सिस्टमेटिक कितनी है और अनसिस्टमेटिक कितनी है। तो देखिए, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करना। तो अपन पहले स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो स्टॉक की टोटल रिस्क कितनी होगी? स्टॉक की टोटल रिस्क होगी वेरिएंस ऑफ स्टॉक। यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर में चलता है, यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर में चलता है, इसलिए देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले आए। तो स्टॉक की टोटल रिस्क कितनी होगी? वेरिएंस। सिस्टमेटिक रिस्क कितनी होगी? सिस्टमेटिक रिस्क मतलब रिस्क ड्यू टू मार्केट फैक्टर या फिर वेरिएंस ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स। तो आपके स्टॉक की सिस्टमेटिक रिस्क कितनी होगी? बीटा स्क्वायर। मैंने बताया सब कुछ स्क्वायर में चलेगा यहाँ पे। तो बीटा डिफाइन करेगा मार्केट की सेंसिटिविटी, सॉरी आपके स्टॉक की सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इनटू मार्केट वेरिएंस। तो बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। या फिर एक और फॉर्मूला है आर स्क्वायर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इनटू वेरिएंस ऑफ स्टॉक। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिटरमाइन करता है कि आपके स्टॉक की टोटल रिस्क में से कितना परसेंटेज रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क है। परसेंटेज ऑफ टोटल रिस्क इज सिस्टमेटिक रिस्क इज कैप्चर्ड बाय आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, जब आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, तो वेरिएंस ऑफ स्टॉक है, और जब बीटा स्क्वायर वाला कर रहे हो तो वेरिएंस ऑफ मार्केट है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग टर्म है। फिर आती है अपनी फिर आती है अपनी अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो ये अगर आपके पास टोटल रिस्क भी है और सिस्टमैटिक भी है तो आप अनसिस्टमैटिक तो निकाल सकते हो अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो। ये तो सिंपल अप्रोच हो गया। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला वाइज अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, किसी भी स्टॉक का जो एरर टर्म देंगे आपको उसका वेरिएंस। ये आप कब यूज करते हैं फॉर्मूले वाइज? जब आपके पास टोटल रिस्क की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप पहले सिस्टमेटिक फिर अनसिस्टमेटिक कैलकुलेट करते हो, और दोनों का जो सम होगा वो टोटल रिस्क होगा। तो ये अपन ने सोचा स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम है। अगर आपको टोटल रिस्क निकालनी है पोर्टफोलियो की तो हो जाएगा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो का क्या वेरिएंस है। फिर अगर पोर्टफोलियो की सिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है तो बीटा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। सेम फॉर्मूला, लेकिन बीटा स्टॉक की जगह पोर्टफोलियो का हो गया। या फिर आर स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। फिर जो इंपॉर्टेंट है वो है अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। वो कैसे निकालेंगे? वेट स्क्वायर, स्टॉक का वेट स्क्वायर में चलेगा, इनटू वेरिएंस ऑफ एरर टर्म प्लस सेकेंड स्टॉक प्लस थर्ड, जितने भी स्टॉक्स है उनका वेट स्क्वायर प्लस वेरिएंस स्क्वायर। ये होगा आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। देखिए 2 नोट है, उसके बाद थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अगर आर स्क्वायर दे रखा है तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये डिनोट करता है परसेंटेज ऑफ टोटल रिस्क इज सिस्टमेटिक रिस्क, यानी टोटल रिस्क का कितना परसेंटेज सिस्टमेटिक रिस्क है। और टोटल रिस्क विल बी इक्वल्स टू सिस्टमेटिक प्लस इन सिस्टमेटिक रिस्क। देखिए एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है इस पे बेस्ड, जहां पे आपको पोर्टफोलियो की टोटल रिस्क कैलकुलेट करना होती है, पर आपके पास वेरिएंस नहीं होता है पोर्टफोलियो का, तो आपको पहले सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट करनी पड़ती है और अनसिस्टमेटिक। सपोज आपके पास ए बी 4 स्टॉक का पोर्टफोलियो दे दिया, फिर चारों स्टॉक का वेरिएंस दे दिया, यानी वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर, फिर आपको बीटा दे दिया सारे स्टॉक्स का, और आपको एक इंफॉर्मेशन और देंगे दैट इज वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब इससे आपको पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी है, तो पहले आप सिस्टमेटिक रिस्क निकालोगे। क्या निकालोगे? सिस्टमेटिक रिस्क। आप बीटा निकाल लोगे पोर्टफोलियो का, वेटेड एवरेज ऑफ बीटा ऑफ स्टॉक्स, फिर उसका स्क्वायर ले लोगे, और आपके पास ये वाला टर्म प्रोवाइडेड है
तो सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो आपकी सिस्टमेटिक रिस्क तो बहुत सिंपल है, फटाफट आ जाएगी। लेकिन फिर आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सारे स्टॉक्स की पहले अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालेंगे। कैसे? आपके पास स्टॉक की टोटल रिस्क है, अगर स्टॉक का वेरिएंस दे रखा है तो आपके पास स्टॉक का बीटा भी है और वेरिएंस ऑफ मार्केट भी है, तो आप बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट लेंगे हर स्टॉक का, तो आपके पास सिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगी स्टॉक की। और जब आप इसको टोटल रिस्क में से माइनस कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपकी अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगी। तो आपके पास सारी स्टॉक्स की अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गई, तो आप अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला लगा दो, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एरर टर्म सारे स्टॉक्स का, और फिर सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क को ऐड करो तो आपके पास टोटल रिस्क आ जाएगी पोर्टफोलियो की। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो इस मॉडल पे पूछा जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दिया। ऑब्वियस है मैं सारे एग्जाम्पल पूरे फिगर्स लेके नहीं समझा सकता हूँ, अपन चार्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप अपना ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर रखना कि जब भी आप चार्ट से रिवीजन करते हो तो आपका सिंपल है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और कैसे उसको यूज करना है ये समझना है। आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चन में नहीं जाना रहता है जब अपन चार्ट के थ्रू रिवीजन करते हैं, इसलिए इसको सबसे क्विकेस्ट रिवीजन मानते हैं। चलिए, ये यहाँ जाके अपना कैपिटल मार्केट थ्योरी खत्म होता है। एक टर्म रह गया था, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक लाइन। तो ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक रिटर्न, जिसको Y से रिप्रेजेंट किया है, और X से रिप्रेजेंट किया है मार्केट रिटर्न। तो इन दोनों का रिलेशनशिप डिफाइन करती है कैरेक्टरिस्टिक लाइन, और ये बोलती है दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है। तो देखिए आप, Y इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्टॉक्स, यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये दोनों कांस्टेंट है। तो बोलती है ये थ्योरी कि किसी भी स्टॉक का रिटर्न क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न। तो आपको क्वेश्चन इस पे आ सकता है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन, यानी आपको ये इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी है मतलब पहले दोनों कांस्टेंट पता लगाने हैं। इक्वेशन में हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए और वेरिएबल सेम रहते हैं। तो आपके पास कैसे इंफॉर्मेशन होगी, सपोज एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास पीरियड दे दिया, यहाँ पे स्टॉक दे दिया, ये मार्केट पोर्टफोलियो दे दिया 1 2 3 4 5। तो देखिए आप पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लोगे स्टॉक का, यानी Y की वैल्यू, फिर आप मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लोगे वेटेड एवरेज, तो आपके पास दोनों रिटर्न आ गए। फिर आप इस इंफॉर्मेशन से बीटा कैलकुलेट कर सकते हो, कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला, तो फिर आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब अगर इक्वेशन में 4 में से 3 वैल्यू आ गई तो आप पुट करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी गलत निशान, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और जब ये दोनों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो आप अपनी इक्वेशन बना दोगे y इज इक्वल्स टू, सपोज अल्फा की वैल्यू 1 आई और बीटा 2 था तो 2x। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जो आपको पता नहीं थी। इस तरीके से अप्रोच करते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक लाइन का क्वेश्चन आएगा तो। अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन रखें कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन मतलब दोनों कांस्टेंट डिराइव करने हैं और दोनों को इक्वेशन में पुट करना है। तो पहले बीटा वाला निकालेंगे कांस्टेंट, फिर अल्फा वाला। चलिए, यहां जाके अपने चार्ट के 2 मेन पार्ट कवर होते हैं। अपन ने मेजर पार्ट जो है इस चार्ट के वो देख लिए, अब छोटे पार्ट्स पे आते हैं। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपन थर्ड पार्ट पे, दैट इज द आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। अभी अपन ने CAPM की इक्वेशन देखी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी बोलती है
कि जो सारी सिस्टमेटिक रिस्क है स्टॉक की, वो सिर्फ एक फैक्टर यानी मार्केट रिस्क प्रीमियम कैप्चर नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे सिस्टमेटिक रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते स्टॉक की। आपको सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए, लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट में जितने फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए अगर आपको स्टॉक की सिस्टमेटिक रिस्क निकालनी है तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी बोलती है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा ना वो स्टॉक का, वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, रिस्क फ्री रेट प्लस पहला फैक्टर जो है आपका उसका रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा, यानी जो आपका फर्स्ट फैक्टर है उसका रिस्क प्रीमियम कितना है और आपके स्टॉक का उस फैक्टर से बीटा कितना है, फिर सेकेंड फैक्टर का रिस्क प्रीमियम और उसका बीटा। इस तरीके से सारे फैक्टर्स का रिस्क प्रीमियम लोगे और उससे रिलेटेड बीटा यूज करोगे तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की इक्वेशन थोड़ी सी एक्सटेंडेड है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी की। एफआरपी का मतलब है फैक्टर रिस्क प्रीमियम। तो आपको दो तरीके के सम दे सकते हैं आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में। एक है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है एज पर एपीटी, तो वो सिंपल है, आपको अपना फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला जो गिवन है। सेकंड है आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न वो प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको फैक्टर रिस्क प्रीमियम निकालनी है। तो ये रिवर्स अप्रोच है, आप पहले में एफआरपी यूज कर रहे थे जो प्रोवाइडेड था और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे थे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू प्रोवाइडेड होगी और ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा अप्रोच है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का। सिर्फ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, रिस्क फ्री रेट प्लस फर्स्ट फैक्टर की रिस्क प्रीमियम इनटू उसका बीटा प्लस सेकेंड फैक्टर की रिस्क प्रीमियम इनटू उसका बीटा। इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स दिए हैं सबकी रिस्क प्रीमियम और उससे रिलेटेड बीटा, ये होगी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अपन मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ध्यान से सुनिए, मल्टी फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। नाम आपसे कोई रिलेटेड नहीं है, आपको नाम का कुछ इस्तेमाल भी नहीं करना है, तो नाम जाने दीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए। इट सेज कि आपके स्टॉक का जो एक्चुअल रिटर्न है ना वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफरेंट हो सकता है। आपके स्टॉक का एक्चुअल रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिफरेंट हो सकता है और उसका रीजन क्या है कि जो फैक्टर की आपने रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्ट की थी वो डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल रिस्क प्रीमियम से। तो आपके स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफरेंट क्यों होगा कि एक्चुअल जो रिस्क प्रीमियम थी वो डिफरेंट हो सकती है आपकी एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम से, तो आपके स्टॉक का रिटर्न डेविएट करेगा। तो ये मॉडल बोलता है कि आपके स्टॉक का जो रिटर्न है ना वो इस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस पहले फैक्टर में क्या शॉक आया है, मतलब एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या डिफरेंस है, तो पहले फैक्टर का शॉक इनटू उसका बीटा। याद रखना एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड लेना है, उल्टा मत करना क्योंकि आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी। अगर एक्चुअल ज्यादा है इसका मतलब एक्चुअल रिटर्न भी ज्यादा आया है आपका, इसलिए ये प्लस होगा फिर। और अगर एक्चुअल की वैल्यू कम है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न से कम होगा आपका एक्चुअल रिटर्न, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखना एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होता है शॉक, फिर सेकेंड फैक्टर का शॉक इनटू उसका बीटा। इस तरीके से सारे फैक्टर्स का शॉक ले लोगे, यानी क्या डिफरेंस है इनटू उस फैक्टर के बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिटर्न आएगा। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक गलती है जो उन्होंने रिपीट भी करी है, यानी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड और गलत आंसर ही दिया है। उन्होंने जब ये रिटर्न कैलकुलेट किया ना तब उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं लिया, रिस्क फ्री रेट लिया। तो उन्होंने रिटर्न कैसे निकाला, रिस्क फ्री रेट प्लस पहले फैक्टर का शॉक इनटू बीटा, फिर सेकंड फैक्टर का, थर्ड फैक्टर का, इस तरीके से सारे फैक्टर के जो शॉक है इनटू उसके बीटा से मल्टीप्लाई किए। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है जो चार्ट में भी लिखी है कि अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड बोथ फैक्टर रिस्क प्रीमियम प्रोवाइडेड है, आपके पास रिस्क प्रीमियम एक्चुअल भी है और एक्सपेक्टेड भी है किसी फैक्टर की, तो आप स्टॉक का रिटर्न किस तरीके से निकालोगे, रिस्क फ्री रेट प्लस पहले फैक्टर का शॉक इनटू बीटा दूसरे फैक्टर का, इस तरीके से
यहाँ पे के होगा, सॉरी, यानी जितने भी फैक्टर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था, लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में प्रॉब्लम है, सॉरी प्रॉब्लम है मतलब मिस्टेक है, लेकिन आप सेम चीज़ फॉलो करोगे जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो की है। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर शॉक निकालना है तो एक्चुअल में से माइनस करोगे एक्सपेक्टेड को। तो ये एक और कॉन्सेप्ट है जो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में आता है। चलिए फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, दैट इज शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच, तो ये अप्रोच आपको बताती है कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। मतलब आपको कौन कौन सी सिक्योरिटीज अपने पोर्टफोलियो में लेनी है और उनका क्या वेट होना चाहिए। दो चीज़ें, कौन कौन सी सिक्योरिटीज आपको अपने पोर्टफोलियो में लेनी चाहिए और उन स्टॉक्स का क्या वेट होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो शार्प्स ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच का मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, विच स्टॉक्स टू बी चूजन एंड वेट ऑफ दोज स्टॉक्स। तो ये एक बहुत ही मैकेनिकल अप्रोच है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आप इसके डेरिवेशन पे मत जाइए, कहीं से कहीं तक आपको उससे मतलब नहीं है, ना ही आपके फ्यूचर में कभी यूज होने वाला है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए। देखिए, आप सबसे पहले सारे स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करोगे। स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज थर्ड स्पेलिंग मिस्टेक जो नोटिस हुई है, ठीक है। सबसे पहले सारे स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करोगे, यानी एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, RI माइनस RF अपॉन बीटा, यानी सारे स्टॉक्स में कितना एक्सेस रिटर्न आ रहा है पर यूनिट ऑफ बीटा, और उन स्टॉक्स को रैंक दे दोगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। पहली स्टेप, आप सारे स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करोगे। फिर सेकेंड स्टेप में आप कट ऑफ टेबल प्रिपेयर करोगे। सेकेंड स्टेप में आप सारे स्टॉक्स को अरेंज कर दोगे अकॉर्डिंग टू दी ट्रेनर रेशियो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सारे स्टॉक्स को अरेंज कर दोगे अकॉर्डिंग टू दी ट्रेनर रेशियो। सारे स्टॉक का कट ऑफ कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं सिखा दूंगा। सारे स्टॉक्स का कट ऑफ कैलकुलेट करोगे, तो उन कट ऑफ में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको बोलेंगे अपन ऑप्टिमम कट ऑफ। सारे स्टॉक्स के कट ऑफ में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ऑप्टिमम कट ऑफ। और जिन स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो ऑप्टिमम कट ऑफ से ज्यादा है, जिन स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो ऑप्टिमम कट ऑफ से ज्यादा है, उन स्टॉक्स को अपन पोर्टफोलियो में लेंगे। तो सेकेंड स्टेप में सिंपल है, आपको सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है। कौन सी? जिनका ट्रेनर रेशियो ऑप्टिमम कट ऑफ से ज्यादा है। तो देखिए कट ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। कट ऑफ ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन। ये समेशन ध्यान रखना, ये क्यूमुलेटिव समेशन है। मैं बताता हूँ क्या होता है क्यूमुलेटिव समेशन, पर आप दिमाग में रखना कि समेशन क्यूमुलेटिव समेशन है। इनटू समेशन किस चीज का? ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। बीटा स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, यहां पे ई है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ध्यान रखिए, वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन ऑफ ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा स्क्वायर बाय वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ये तो सिर्फ न्यूमरेटर हुआ, अपॉन डिनोमिनेटर भी है, क्या है? 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इनटू समेशन, ये समेशन है, ये भी क्यूमुलेटिव समेशन है, इनटू बीटा स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। देखिए आप एक टेबल बनाएंगे, टोटल 8 कॉलम्स की टेबल होगी। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आप एक टेबल बनाएंगे 8 कॉलम्स की, 1 2 पहले में आप स्टॉक्स अरेंज करेंगे
अकॉर्डिंग टू ट्रेनर रेशियो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखिए मेरी स्पीड धीरे हो गई है क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए। आप स्टॉक्स अरेंज करेंगे ट्रेनर रेशियो के हिसाब से फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपका ट्रेनर रेशियो आ जाएगा। थर्ड कॉलम में अपना टर्म आएगा बीटा स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एरर टर्म। ये दोनों आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगे, आपको यहाँ पे प्लेस करना है थर्ड वाले में। फोर्थ में आप सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए अपने फॉर्मूले में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। रब कर देता हूँ, आपने ट्रेनर रेशियो को बीटा स्क्वायर बाय वेरिएंस ऑफ एरर टर्म किया तो ये चीज़ आ गई, लेकिन आपको चाहिए समेशन। तो देखिए अब फिफ्थ कॉलम में आप समेशन लेंगे फोर्थ का, और ये समेशन कैसा होगा, क्यूमुलेटिव, यानी जो पहला वाला है वो तो पहले वाला आएगा, फिर दूसरे वाले के लिए फर्स्ट और सेकंड का, तीसरे वाले के लिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड का समेशन, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव समेशन। तो ये हो गया आपका कट ऑफ टेबल का ये कैलकुलेशन, समेशन ऑफ ट्रेनर रेशियो इनटू बीटा स्क्वायर बाय एरर टर्म। अभी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे वेरिएंस ऑफ मार्केट तो न्यूमरेटर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने वेरिएंस ऑफ मार्केट को मल्टीप्लाई किया फिफ्थ टर्म से, ये देखिए ये जो है ना ये फिफ्थ है, ये वाला है, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर आ जाएगा इक्वेशन का। सेवेंथ टर्म में आप लोगे समेशन ऑफ 3, यानी इसका समेशन, ये भी क्यूमुलेटिव समेशन होगा, फर्स्ट का सेम, फिर सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड, थर्ड के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड का समेशन। तो यहाँ पे फिर देखिए अपने फॉर्मूले में कौन सा टर्म आ गया, ये वाला। फिर आप अगले वाले कॉलम में वेरिएंस ऑफ मार्केट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और +1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8th कॉलम में आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा, आप 1 प्लस वेरिएंस ऑफ मार्केट इंटू 7 कर देंगे, और 9th कॉलम भी लेंगे जहाँ पे आपका कट ऑफ आएगा, यानी 6/8, 6 को डिवाइड कर दोगे 8 से, तो ये आपका कट ऑफ टेबल है। 9 कॉलम की टेबल होगी, ध्यान रखना, अगर ये टेबल ध्यान है तो इजीली आंसर आएगा। और इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी आपकी C*, उसको बोलेंगे अपन ऑप्टिमम कट ऑफ, ऑप्टिमम कट ऑफ। और जिन स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो इस C* से ज्यादा होगा वो वाले स्टॉक्स सिलेक्ट कर लेंगे। जिन स्टॉक्स का ट्रेनर रेशियो ऑप्टिमम कट ऑफ से ज्यादा होगा उनको सिलेक्ट कर लेंगे, तो सेकेंड स्टेप का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, यानी सिक्योरिटी सिलेक्ट हो गई। तो देखिए सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब फिर अपन देखेंगे कि उन सिक्योरिटीज का क्या वेट होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो अपन वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ZI, इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं, यानी वेट ऑफ दैट स्टॉक अपॉन टोटल वेट। यहाँ पे 1 नहीं होता है, सारे स्टॉक्स का वेट ऐड करते हैं, तो इसलिए अपन टोटल वेट भी लेंगे कि क्या होता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी स्टॉक का वेट, अब देखो कितना ट्रेनर रेशियो ज्यादा है आपके ऑप्टिमम कट ऑफ से, वो ट्रेनर रेशियो माइनस ऑप्टिमम कट ऑफ दैट स्टॉक, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा इंटू वेरिएंस ऑफ एरर टर्म से। और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वेरिएंस ऑफ एरर टर्म से। यहां पे ध्यान रखना बीटा स्क्वायर नहीं है, यहां मिस्टेक हो सकती है। 3 पॉसिबल मिस्टेक्स जो इस क्वेश्चन में हो सकती है। फर्स्ट, आप अगर स्टॉक्स को ट्रेनर रेशियो के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करोगे तो आंसर गलत। सेकंड, समेशन अगर क्यूमुलेटिव नहीं हुआ तो आंसर गलत। और थर्ड स्टेप, यहाँ पे अगर बीटा स्क्वायर लिख दिया तो बाकी सब जगह पे कम चांसेस है मिस्टेक होने के, ये 3 जगह पे है, तो यहाँ पे बीटा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका ट्रेनर रेशियो कितना ज्यादा है कट ऑफ से उस स्टॉक का, मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा बाय वेरिएंस ऑफ एरर टर्म से, तो आपके उस स्टॉक का वेट आ जाएगा। सारे स्टॉक का वेट आ जाएगा तो सम कर दोगे उसका, तो ये वाले फॉर्मूले में वेट अप्लाई करेंगे
ये वाले फॉर्मूले में इंफॉर्मेशन यूज़ कर लेंगे तो अपने उस स्टॉक का वेट आ जाएगा। सपोज 3 स्टॉक सिलेक्ट हुए ए, बी और सी। पहले का ZI आया 0.2, फिर इसका आया 0.1 और फिर इसका आया 0.3। तो आपका टोटल वेट क्या हो गया 0.6। तो पहले स्टॉक का वेट क्या होगा 0.2/0.6, फिर 1 सेकेंड का क्या होगा 0.1/0.6 और 0.3/0.6। ये इस तरीके से। तो 3 स्टेप का अप्रोच है। पहले में आपको ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करना है, सेकंड में आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। कौन से स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जिनका ट्रेनर रेशियो ऑप्टिमम कट ऑफ से ज्यादा होगा। ऑप्टिमम कट ऑफ क्या होगा, हाईएस्ट ऑफ द कट ऑफ ऑल दी स्टॉक्स। और थर्ड स्टेप में अपन उन स्टॉक्स जो सिलेक्ट किए हैं उनका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 2 नोट भी दिए हैं। रिमेंबर अरेंजिंग द स्टॉक एज पर रैंक इन कट ऑफ टेबल। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करना है कट ऑफ टेबल में, और समेशन क्यूमुलेटिव होता है, और समेशन हमेशा क्यूमुलेटिव होता है। आप चाहें तो आप 1 पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, रुकिए। रिमेंबर while calculating weight, beta is not in squares। तो आपको ध्यान रहेगा कि थर्ड स्टेप में बीटा स्क्वायर नहीं है। देखिए इस फॉर्मूले में हर जगह पे एक मिस्टेक है जो आपके पास सही होके आएगी। यहाँ पे बीटा एरर टर्म का दिया है। अगर आई अगर है तो वो स्टॉक्स का अज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे आपके पास करेक्ट होके आएगा। तो देखिए यहाँ जाके अपने टोटल 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं, और अपन आते हैं अब लास्ट पार्ट पे, दैट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि 2 पार्ट बाकी है, लेकिन जो 6th पार्ट है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये अपन सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर में करेंगे। ये स्टडी मैट में भी उसी चैप्टर का पार्ट है, तो मैंने उस चैप्टर के चार्ट में इसको इंक्लूड किया है। तो इवन तो ये यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, अपन इसको वहीं पे कवर करेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट बचा, दैट इज पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो देखिए आप कोई भी टाइम पीरियड के लिए अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशंस उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं कि क्या आपको स्टॉक शिफ्ट करने चाहिए या फिर आपको अमाउंट शफल करना चाहिए एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में। तो इस रीबैलेंसिंग को बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। और जो इसकी एक मेन टेक्निक है जो अपने कोर्स में भी है, वो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, यानी CPPI। ये मेन टेक्निक है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल में यानी ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल में भी ये कवर्ड है। इसके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए, तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, आपका पोर्टफोलियो 2 टाइप ऑफ सिक्योरिटीज से बनता है, एक है इक्विटी और एक है बॉन्ड। यानी 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं आपके, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट और एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एज पर CPPI आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, E इजिकल्स टू M मतलब मल्टीप्लायर होता है, A मतलब आपके पास टोटल कितने फंड्स हैं, और F मतलब फ्लोर वैल्यू, यानी वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको मिनिमम कितना पैसा वापस चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास टोटल 3 लाख रुपए और आप चाहते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको 2,70,000 वापस चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका फ्लोर वैल्यू, दैट इज 2,70,000। नाउ अब अपन मल्टीप्लायर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वर्स्ट सिनेरियो में भी इक्विटी की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अपन अज्यूम करते हैं कि वर्स्ट सिनेरियो में भी अपना पोर्टफोलियो अपना इक्विटी पोर्शन 50% तक डिक्लाइन हो सकता है, तो अपना मल्टीप्लायर क्या होगा 2। कैसे, देखिए अगर मल्टीप्लायर 2 है तो आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना होगा 2 × 3 - 2.7, यानी 60,000 आपने इन्वेस्ट किया। तो अगर वर्स्ट सिनेरियो आता है तो इसकी 50% वैल्यू चली जाएगी, यानी 30,000 बचेंगे। आपने बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया होगा 2,40,000, अगर 60 इक्विटी में क्या है तो
तो 2,40,000 प्लस 30 यानी 2,70,000 फ्लोर वैल्यू आपके पास बचेगी, इसलिए मल्टीप्लायर लेते हैं। तो कितना अमाउंट अपन इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है मल्टीप्लायर इंटू ए माइनस एफ। तो जब भी आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते हैं। सपोज अपन ने 1 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया है और 3 महीने अपना इवेल्युएशन पीरियड है, तो आप 3 महीने, फिर 6 महीने और 9 महीने में पोर्टफोलियो इवेल्युएट करेंगे। तो सपोज 3 महीने के बाद यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, आपकी इक्विटी की वैल्यू 80,000 हो जाती है, तो आप फिर से अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करेंगे। तो देखिए अगर इक्विटी की वैल्यू 80 हो गई तो आपका टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई, 80,000 प्लस 2,40,000 जो आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था ये वाला, तो आपके पास हो गए 3,20,000। तो आप फिर से डिसाइड करोगे कि मुझे इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे और यहाँ पे देखोगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2 अपना मल्टीप्लायर था, फिर 3,20,000 माइनस फ्लोर वैल्यू तो सेम रहेगी 270, तो आपने 1,00,000 रुपये इक्विटी में लगाए। तो 320 में से अगर 1 इक्विटी में लगाए तो आपके बॉन्ड में कितने होंगे, 2,20,000। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो मैंने 20,000 बॉन्ड में से निकाल के और इक्विटी में लगा दी। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपना पोर्टफोलियो इवेल्युएट करोगे और उसको फिर से रीबैलेंस करोगे। तो आपने 3 मंथ्स में किया, 6 मंथ में किया, 9 मंथ में किया, फिर एट दी एंड ऑफ 1 ईयर आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी पोर्टफोलियो की। तो आप निकाल लोगे कि ये रीबैलेंसिंग करके मैंने कितना रिटर्न अर्न किया। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब मैं इस टेक्निक के पीछे का लॉजिक भी बता देता हूँ। तो ये टेक्निक अज्यूम करती है कि मार्केट में ट्रेंड चलता है, यानी अगर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो वो और बढ़ेंगे तो आपको बाय कर लेना चाहिए, और स्टॉक्स घट रहे हैं तो और घटेंगे यानी आपको सेल कर देना चाहिए। तो अपन ने वही चीज़ देखी कि अगर अपना 60,000 से 80,000 हुआ, मतलब मार्केट ट्रेंड अप था, तो अपन ने और स्टॉक्स बाय किए, तो अपन ने 20,000 और बॉन्ड में से निकाल के और इक्विटी में डाल दिया। ये इसका लॉजिक है। पर लॉजिक अपनी जगह है, फॉर्मूला अपनी जगह। आप सबसे पहले पार्ट में डिसाइड कर लेंगे कि कितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना बॉन्ड, और हर टाइम पीरियड पे उसको रीबैलेंस कर देंगे सेम फॉर्मूला यूज करके। देखिए यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन है कि ई का मतलब है कि इक्विटी पोर्शन की कितनी वैल्यू है, ए मतलब टोटल अमाउंट कितना है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए, एफ मतलब फ्लोर वैल्यू, और एम मतलब मल्टीप्लायर, और ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 ही होगा। फ्लोर वैल्यू का मतलब है मिनिमम अमाउंट दैट ए कैन बिकम इन वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब अगर वर्स्ट सिनेरियो भी आता है तो मिनिमम अमाउंट कितना हो जाएगा ए। अपन ने देखा जैसे 2,70,000। अब 2 नोट है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखने हैं इस टेक्निक को यूज करते वक्त, कि एक आपको फ्लोर की वैल्यू हो सकता है डायरेक्टली प्रोवाइडेड नहीं हो। अपन ने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टली प्रोवाइडेड थी वैल्यू 2,70,000, लेकिन अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो आप कुछ हिंट यूज करोगे जो क्वेश्चन में दिए है। सपोज अगर क्वेश्चन में बोला है कि शेयर प्राइस में फॉल मैक्सिमम बाय 20%, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्लोर वैल्यू 80% है टोटल इन्वेस्टमेंट की। ये इस तरीके की कुछ हिंट यूज करनी पड़ेगी। सेकंड है, अगर रिस्क फ्री रेट दिया है क्वेश्चन में, अगर रिस्क फ्री रेट दिया है तो फ्लोर वैल्यू और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट दोनों रिस्क फ्री रेट से बढ़ेंगे। यहाँ पे अपन ने जो देखा कि ये 2,40,000 सेम है, इस यहाँ पे अपने पास कोई रिस्क फ्री रेट नहीं थी इसलिए उसकी वैल्यू सेम रही, प्लस फ्लोर वैल्यू भी सेम रही क्योंकि रिस्क फ्री रेट नहीं था। अगर आरएफ होता तो ये दोनों वैल्यू आरएफ से इंक्रीज होती, अगर आरएफ होता तो ये दोनों वैल्यू आरएफ से इंक्रीज होती। ये 2 नोट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां जाके अपना पोर्टफोलियो चैप्टर खत्म होता है। मैं मानता हूं ये चैप्टर थोड़ा सा मैकेनिकल है, इसमें फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा है, थोड़े से स्टैट्स वाली फीलिंग भी आ सकती है आपको, पर इसको आपको पॉजिटिव लेके चलना है कि अगर आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी रहेगी और आंसर आएंगे। तो ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, यही चीज़ ध्यान में रख के इसको पढ़ना।
चलिए यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।